Good morning, everyone. So, as you know, yesterday we have finished the previous topic in which we have find out the energies for different levels. तो उसके लिए एक रिलेशन था हमारे पास जिसमें हमने रिलेशन में डायरेक्ट फनल पुट करे और किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं. तो दिस इज़ द रिलेशन हियर. ई एन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है यहाँ पर इज़ इक्वल टू E1/n². तो एनर्जी के उस रिलेशन से कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया है और वो आ रहा है 13.6. तो ये रिलेशन हमारा बहुत इजी है. इस रिलेशन में हम किसी भी एनर्जी लेवल का नंबर पुट करके और उसकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग इज़ व्हाट कि मैंने कहा था आपसे कि आपको यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज़ हैं उनको रिवाइज़ करते रहना है, क्योंकि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एनर्जी फाइंड करनी हो न्यूमेरिकल में तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकें कि आंसर इज़ करेक्ट और नॉट. ओके. फिर दूसरी बात, एनर्जी लेवल डायग्राम आपको इसके बाद बनाना है तो उसके लिए भी आपको एनर्जीज़ की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. ओके. अब इसके बाद एक चीज़ और जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आते हैं, इसके बाद ये याद रखिएगा कि हर एक एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है दैट इज़ विद माइनस साइन. माइनस साइन क्यों होता है, क्या शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए. और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट ये है कि जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके लिए एनर्जी की रेंज फिक्स है. ओके. तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को जिस ऑर्बिट में रेवोल्यूशन करना है, जिस लेवल में उसको रेवोल्यूशन करना है, उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर उसके पास एनर्जी है तभी वो उसमें रेवोल्यूशन कर सकता है. अगर उससे कम एनर्जी है तो उससे नीचे वाले लेवल में आ जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा एनर्जी है तो उससे हाई लेवल में जा सकता है. तो किसी भी लेवल में रेवोल्यूशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास उस लेवल के अकॉर्डिंग एनर्जी का अमाउंट होना चाहिए. ओके. और ये जितनी भी एनर्जीज़ हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आपको ऑलरेडी पता है. तो इतनी चीज़ें यहाँ से क्लियर होती हैं. अब बात करते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम की. एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है. तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ ग्राफ. ये ग्राफ नहीं है जो दो एक्सिस के बीच में प्लॉट किया जा रहा है. ये जो डायग्राम है ये एक डिफरेंट टाइप का डायग्राम है जिसको प्लॉट करने का जो मेथड है वो भी थोड़ा डिफरेंट है. कैसे प्लॉट किया जाता है उसके लिए आपको पहले ही बताया गया था कि जो एनर्जीज़ यहाँ पर लिखी हैं, ये वाली एक्सिस को हमने एनर्जी की एक्सिस लिया है. लिखा है एनर्जी इज़ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये जो है हमारा इस तरह की जो लाइंस है, जो ये परपेंडिकुलर लाइंस आ रही हैं एनर्जी की एक्सिस के, ये एनर्जी लेवल्स को शो कर रही हैं. ठीक है. कौन सा लेवल है, तो लेवल जस्ट लाइक स्टेयर्स इनको बनाया गया है कि सबसे पहले ग्राउंड लेवल ये आता है, पहली स्टेयर है, इसके बाद दूसरी स्टेयर पे जाना है तो वो यहाँ पर है. और इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है वो इस बात का प्रूफ है कि इनके बीच में एनर्जी का कितना डिफरेंस है. ठीक है. तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गैपिंग है n=1 और n=2 के बीच में. तो एनर्जी का भी उतना ही डिफरेंस है, क्योंकि ये है -13.6 पर और ये है आपका -3.4 पर. तो ये एनर्जी की एक्सेस बनानी है आपको इस साइड, और उसके बाद इधर जो स्टेयर्स बनानी है दोज आर शोइंग एनर्जी लेवल्स. ठीक है. अब जो प्रॉपर आपने स्केल ले रखा है उस स्केल के अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ किया है, तो आपको जो है नंबर्स के अकॉर्डिंग इतना आइडिया तो लग रहा है कि किसके बीच में कितनी गैपिंग रखना है, कितने लेवल्स बनाने हैं. तो आपको यहाँ ये 7 लेवल तक शो करना है और उसके बाद में इन्फिनिटी लिख देंगे. तो इन्फिनिटी का मतलब होगा यहाँ के जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन कर रहा है वो अगर अपना जो रेवोल्यूशन है जो उसका न्यूक्लियस के अराउंड, उस रेवोल्यूशन को अगर उसको इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है जिसको आपने पीछे वर्क फंक्शन के बारे में भी पढ़ा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलती है कि उस जो आप कह रहे हैं कि 1 से 2 लेवल में, 2 से 3 में ट्रांजिशन कर रहा है, तो उस पूरे रेवोल्यूशन को छोड़कर कंडक्शन के लिए अगर फ्री हो जाता है तो हम बोलेंगे कि दैट इज़ नाउ इन इन्फिनिटी. ठीक है. तो उसके लिए आपने जो है वो पीछे पढ़ा है केमिस्ट्री में एक वर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, और मोस्टली ये वर्ड्स केमिस्ट्री में ही ज़्यादा रिपीट होते हैं. फिज़िक्स में एटम्स और न्यूक्लियाई में यूज़ होते हैं.
तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो उसके लिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए, कंडक्शन के लिए फ्री कराने के लिए क्या करना होता है, उसको जो उसका जो वो वैलेंसी कंप्लीट कर रहा होता है, रेवोल्यूशन कर रहा होता है, उससे फ्री कराना है। तो उसके लिए लास्ट में यहाँ इन्फिनिटी को शो किया गया है, 7 तक आपको लेवल्स शो करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको डिफरेंट सीरीज़, स्पेक्ट्रल सीरीज़ शो करनी है और उन रेडिएशंस के नाम भी नोट करने हैं जो उस स्पेक्ट्रल सीरीज़ में आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एनर्जी की वाली एक्सिस पे आप जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंट जो एनर्जीज़ हैं -13.6, -3.4, -1.5 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखा है। गैपिंग को प्रॉपर बनाना है, डायग्राम बड़े स्पेस पे बनाना है ताकि हर एक चीज़ को आप क्लियरली शो कर सकें। और जब आप 6 और 7 पर आएंगे तो वहाँ की गैपिंग को इस एवरेज से लेना है कि n=1 कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए उससे। ऐसा ना हो आप यहाँ की गैपिंग कम रखें फिर आगे जाके आपको डायग्राम ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो। तो ये थोड़ी सी डायग्राम बनाने की टेक्निक से आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको स्पेक्ट्रल सीरीज़ शो करनी है। तो पहले नंबर पे आपको पता है लाइमन सीरीज़ है, और अगर आपने n=7 तक शो किया है तो 7 से 1 और फिर 6 से 1, इस तरह से आपको जो है वो लास्ट तक 2 से 1 तक सारी स्पेक्ट्रल सीरीज़ को शो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 स्पेक्ट्रल सीरीज़ लाइमन सीरीज़ जो शो किए गए हैं वो सबसे पहले हैं, किसको शो कर रही हैं, कौन से रेडिएशन को, अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग कर रही हैं ये। उसके बाद आपने शो किया है बामर सीरीज़ को, विजिबल रीजन से बिलोंग करती हैं। फिर आपने शो किया है पाश्चन सीरीज़ को, ब्रैकेट को और फुन को, ये सारी बिलोंग करती हैं इंफ्रारेड रीजन को, ओके। तो यही कहलाता है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। और पता है आपको कि ये किस से किस में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा एनर्जी लेवल में, उसके अकॉर्डिंग कौन से रेडिएशंस एमिट होंगे या अब्जॉर्ब होंगे ये शो करेगा, ठीक है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम इज़ नॉट सो टफ, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको बनाना उतना टफ नहीं है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसको बना सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी की, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी मॉडल्स बनाए गए हैं उन मॉडल्स में बहुत सी चीज़ें, जैसे बोर का मॉडल जो है वो बहुत से पॉइंट्स को क्लियर कर रहा है, लेकिन फिर भी उस मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, किन चीज़ों को वह एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो उसकी लिमिटेशंस कहलाती हैं। तो यहाँ पर बोर मॉडल की अगर लिमिटेशन आपसे पूछी जाती हैं तो वो लिमिटेशंस आपको लिखनी होंगी। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप अगर 3 और 4 पॉइंट्स कवर कर लेते हैं देन इट विल बी गुड। तो सबसे पहला पॉइंट है कि दिस थ्योरी इज़ एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि ये उन एटम्स के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन की तरह, और किन के केस में फेल हो जाता है, जिनमें 2 या मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक तो इसकी पहली लिमिटेशन ये थी। उसके बाद आता है कि इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइंस आर नॉट सिंगल लाइंस बट अ ग्रुप ऑफ क्लोज लाइंस। ये आपने देखा ही है कि जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो सिंगल लाइंस ना होकर ग्रुप हैं, बंच हैं लाइंस का, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, हर एक की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो बोर की जो थ्योरी थी ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो बंच ऑफ लाइंस हैं उनमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज क्यों हैं। थर्ड पॉइंट आपका था इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स शुड बी चूजन व्हेन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर ऑल्सो पॉसिबल। तो ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले जो प्लैनेट्स का प्लैनेटरी जो मोशन था तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आया था कि जो रेवोल्यूशन होता है प्लैनेट्स का सन के अराउंड दैट इज़ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो ऑर्बिट्स एक्चुअली सर्कुलर नहीं होती हैं, एलिप्टिकल होती हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी सर्कुलर ऑर्बिट्स का ही कॉन्सेप्ट लिया गया है, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लिया गया है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर्स मॉडल, ओके। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर, एज इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट wave properties also, so orbits of electrons cannot be exactly defined as in Bohr's theory। तो आपको पता है कि डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस से ही ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास वेव प्रॉपर्टीज़ भी हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स में रेवोल्यूशन हो रहा है, वो प्रॉपरली अगर वेव प्रॉपर्टीज़ भी हैं तो उनको भी कंसीडर करके उस रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाई बोर मॉडल में। स्टेशनरी ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट तो आया, लेकिन वेव प्रॉपर्टीज़ को लेकर उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो ये भी एक लिमिटेशन थी। फिफ्थ पॉइंट है, बोर्स थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। तो जो हर एक स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी अलग अलग जो इंटेंसिटीज़ हैं, पहले फ्रीक्वेंसी का पॉइंट आया था या इंटेंसिटी का है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके बाद आता है 6 नंबर पॉइंट, डज नॉट एक्सप्लेन द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आगे जाकर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, ये क्या होता है? जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपने पढ़ा है, इनकी फर्दर स्प्लिटिंग होती है, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाती हैं ये। तो ये जो है जीमन और स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसमें से आप 4 पॉइंट्स एनी 4 पॉइंट्स यू कैन राइट हियर इन द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी। ठीक है, फिर हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है, जो मैं अभी आपको बता रही थी, एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स। तो एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है? एक्साइटेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स भी आपको पढ़ने हैं और एनर्जीज भी पढ़नी है। तो सबसे पहले एक्साइटेशन एनर्जी आती है। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? एक्साइट होना मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले किसी कम एनर्जी वाले एनर्जी लेवल पे है, और फिर जब उसको प्रॉपर एनर्जी मिल जाती है तो वो उससे ज़्यादा एनर्जी वाले लेवल में जंप कर जाता है, हाई एनर्जी वाले लेवल में जंप कर जाता है। तो कहा जाता है कि वो एक्साइटेड स्टेट में है, या फिर एटम एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स। इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है, इतना टफ नहीं है। एक्साइटेशन का मतलब ही है कि उसको किसी अपनी एनर्जी से बड़ी एनर्जी वाली स्टेट में जाना है, तब वो एक्साइटेड कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम पहली एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करें तो आपको पता है कि ग्राउंड से सेकंड में जा रहा है, तो उसके लिए दोनों एनर्जीज़ का आप देखिए E2 माइनस E1 है, तो यही माइनस साइन का रोल है। E2 माइनस E1, E2 की एनर्जी ऑलरेडी नेगेटिव, E1 की एनर्जी ऑलरेडी नेगेटिव, और बीच में माइनस का साइन। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आता है आपके पास? प्लस की वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि ग्राउंड से उसको सेकेंड एनर्जी लेवल में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? पता है आपको, E3 माइनस E1, और इन द सेम वे किसी भी लेवल में जाने के लिए उसको उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का, मतलब है उसको कहाँ जाना है? इन्फिनिटी में जाना है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली आउट ऑफ द एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को एटम के ही बाहर अगर निकालना है तो उसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लेवल कौन सा है? इन्फिनिटी। तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इसके लिए सेम रिलेशन यूज़ करेंगे, E इन्फिनिटी माइनस E1, तो E इन्फिनिटी हो जाएगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंड ही नहीं रहेगा। माइनस ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका मतलब जितनी एनर्जी से वो ग्राउंड स्टेट में बाउंड है उतनी एनर्जी प्लस अमाउंट के साथ अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो वो फ्री हो जाएगा, एटम के बाहर चला जाएगा। तो ये आपने जो है ग्रेविटेशनल एनर्जी में भी पढ़ा था कि बाइंडिंग एनर्जी करके एक टॉपिक आ रहा था वहाँ, इसमें भी आके न्यूक्लियाई में आएगा। तो आपको पता है कि जितने अमाउंट से बाउंड है उतना ही प्लस में अगर प्रोवाइड कर दे तो वो कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर बात करते हैं पोटेंशियल की। तो जैसे एनर्जी थी वैसे ही आप पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, पोटेंशियल दैट विल बी ओनली इन वोल्ट। ओके, तो आप यहाँ पर एनर्जी के प्लेस पे पोटेंशियल वर्ड यूज़ कर लेंगे। तो इट इज़ दैट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विच गिव्स टू अ बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन। इतना पोटेंशियल उसको प्रोवाइड करना, इतने पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट कराना कि वो ग्राउंड से किसी हाई लेवल में ट्रांसफ़र हो जाए। तो सफिशेंट एनर्जी टू एक्साइट द टारगेट एटम बाय रेजिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इनर टू द आउटर ऑर्बिट। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी है, एंड दिस इज सेम रिलेशन आ रहा है बट यूनिट इज चेंज। तो ये 10.2 वोल्ट आ रहा है। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, फिर आपको पता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा कि उसको इतना एक्सेलरेट कराना है एटम को कि उसका इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड लेवल है उससे कहाँ चला जाता है? इन्फिनिटी में। तो यहाँ पर ये भी सेम आ रहा है प्लस वैल्यू के साथ में, और 13.6 वोल्ट होगा ये। ओके,
तो यहाँ पर अगर आपका ये जो चैप्टर है एटम्स, दिस इज़ फिनिश्ड नाउ। अब हमारे पास बस 2 चैप्टर्स बचे हैं। एक चैप्टर है आपका न्यूक्लियाई और दूसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो अब जो चैप्टर हम स्टडी करने जा रहे हैं न्यूक्लियाई, उस चैप्टर की आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखें। जैसे न्यूक्लियस के बारे में यहाँ आपने सब कुछ पढ़ा था एटम के बारे में, वहाँ आपको पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एटम चैप्टर में आ ही जाता है, तो थोड़ी सी उसकी प्री स्टडी करके रखिए। टुमारो विल स्टडी द चैप्टर न्यूक्लियाई। ओके, थैंक